Hello, dear students. Welcome to another online lecture of City Group of College from Department of Commerce. So, ये क्लास है आपकी बीकॉम ऑनर्स फोर्थ एंड सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1. सो लेक्चर 1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था. आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2. सो लेक्चर 1 में पहले देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था. सो वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस ऑफ द यूनिट 1 and we have covered the meaning of the organizational behavior and the characteristics of the organization behavior कि organization behavior के features क्या होते हैं, and then we have covered the fundamental concept of organizational behavior. So आज हम लोग start करेंगे role of the manager. सो आज का आपका टॉपिक है मैनेजर के रोल पे एंड व्हाट रोल डज मैनेजर प्ले इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ओके, सो दिस इज द टुडेज टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मैनेजर की डेफिनेशन से. सो व्हाट इज मैनेजर इज. सो वी ऑल नो मैनेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो एक लिंक की तरह सर्व करता है बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़ और देयर सबऑर्डिनेट्स. ओके, सो यहाँ पे मैनेजर आपका एक बहुत ही क्रूशियल जॉब प्ले करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो मेनली कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब का काम जो होता है ये सब मैनेजर ही इम्प्लीमेंट करता है. सो ही हैज़ टू परफॉर्म वेरियस रोल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो हर एक मैनेजर के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं. समटाइम दे नोन एज फंक्शनल मैनेजर, समटाइम दे नोन एज सुपरवाइजर, फोरमैन and head of the department. So these are the names of the manager that manage the employees under them and who are working under them, and they lead some department also. Okay, and they communicate the top management रिक्वायरमेंट टू द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस होती है, या कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो कम्युनिकेट किए जाते हैं किससे, टॉप मैनेजमेंट को. ठीक है, सो ये होगी मैनेजर की डेफिनेशन. सो हम यहाँ पे आज जो रोल ऑफ मैनेजर कवर करेंगे वो मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग कवर करेंगे. ठीक है, सो मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग आपके यहाँ मैनेजर रोल ऑफ मैनेजर आपके 3 हेड्स में डिवाइड है: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल. तो पहला हम देख लेते हैं इंटरपर्सनल रोल कौन सा क्या प्ले करता है. सो मैनेजर प्लेज अ इंटर एज पर द मिन्सबर्ग. मैनेजर रोल देख रहे हैं हम एज पर मिन्सबर्ग. ओके, तो मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग मैनेजर के क्या क्या रोल होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 रोल बताए: इंटरपर्सनल, दैट इज अभी जो विजिबल स्क्रीन पे, तो इंफॉर्मेशनल, एट लास्ट डिसीजनल. इस 3 हेड में बेसिकली मिन्सबर्ग ने जो सजेस्ट किए हैं वो 10 इम्पॉर्टेंट रोल सजेस्ट किए हैं मैनेजर के. ठीक है, इंटरपर्सनल के अंदर उन्होंने 3 रोल सजेस्ट किए हैं, इंफॉर्मेशनल के अंदर 3 एंड डिसीजनल के अंदर 4 रोल सजेस्ट किए. ओके, so overall 10 roles have been suggested by the Mintzberg or the manager in the organization, और इन 10 roles को उन्होंने 3 बेसिक हेड्स में डिवाइड किया है. क्लियर. सो पहला हेड है हमारा इंटरपर्सनल रोल, एंड इसके अंदर के हम देखेंगे वो कौन से 3 आपके क्या कहते हैं रोल्स मैनेजर को प्ले करने होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेड, दैट इज इंटरपर्सनल रोल. So interpersonal role के अंदर manager has to perform basically 3 roles. What are these? So the 3 roles are: first is figurehead का role play करता है, and the second is leader role, and the third is license. Okay, so we will discuss 3 roles अंडर द इंटरपर्सनल रोल. सो इस इंटरपर्सनल रोल के अंदर ही रोल्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज फिगर हेड. फिगर हेड सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एज फिगर हेड कैसे मैनेजर काम करता है. एज फिगर हेड वो उसका सिम्बॉलिक हेड किया हुआ. फिगर हेड का मतलब है सिम्बॉलिक. सिम्बॉलिक इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव रोल.
रिप्रेजेंटेटिव मतलब समटाइम्स एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करना, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करना, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के विजिटर्स होंगे, गेस्ट होंगे, उनको ग्रीट करना, उनको अटेंड करना ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसी डील में एंटर करना, कहीं साइन करना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना. So he act as figurehead for the organization, and sometimes for the employees, the first group of employees is that are working under the manager. So he act as a figurehead. So ये हो गया आपका figurehead role, जहाँ पे वो आप समझ लीजिए ऑब्लाइज करता है सब हमें नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज जो उसको रिप्रेजेंटेटिव वे में फुलफिल करना है. सेकेंड रोल है लीडर का रोल. ठीक है, तो वो लीडर का रोल क्या प्ले करता है? लीडर के रोल में ऑब्वियसली जैसा नाम वैसे लीडरशिप का काम करता होगा. सो लीडरशिप में हमें इतना पता है कि हाँ लीडर जो है तो उसका मेन काम क्या होगा? अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय. ओके, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर कोई काम सही से करे, मोटिवेटेड वे में करे, और वो इनका कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो. ठीक, स्टाफिंग इंश्योर करना. व्हाट इज स्टाफिंग? राइट पीपल एट द राइट वर्क प्लेस, मतलब जिसका जो काम जिसके पास जो स्किल्स है उसको उसके अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड करना. ठीक, स्टाफिंग प्रोवाइड करना. द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग इंश्योर करना टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. ये सब मैनेजर का काम है, और ये किस रोल के अंदर आता है? ये लीडरशिप रोल के. ड्यूटीज असाइन करना, assign duties. So these we can say कि as a leader he perform these work. He assign duties, he motivate the employees, he coordinate the work of his employees, he or subordinate the employee that are working under him. So we can say he works as a leader by assigning duties, by staffing, by providing the proper training, by motivating them to work. Uh, and also by bringing out the coordination among them. So he's working as what? Leader role. Now third role is we need to study on the interpersonal role is liaison role. So in this he self-developed a network, a small network outside the organization. यहाँ उसका खुद को एक personal एक डेटा बेस क्रिएट कर लेना कि हाँ उसके खुद के एक नेटवर्क होना. ठीक है, आउटसाइडर से कांटेक्ट रखना. तो इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे हैंडलिंग मेल, किसी भी तरह के मेल्स आते हैं उनको हैंडल करना. ठीक है, और कीपिंग कॉन्टैक्ट्स, हर एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के कॉन्टैक्ट्स मेंटेन करके रखना. देन हम कह सकते हैं कि आउटसाइडर से भी डीलिंग करके रखना, जैसे मेन सप्लायर हो गए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट रखना. बड़े बड़े लोगों से जो कि कंपनी को बेनिफिट करा सकते हैं, ऐसे लोगों से डील करना. ऐसे लोगों से मेल पे बात करते हैं ना, उनके मेल हैंडल करना. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़, जो इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं उनको डील करना, जो डीलर्स हैं उनको डील करना, जो मेन कंपनी से जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, उनसे डील करना. तो ये हो गया उसको नेटवर्क क्रिएट करके रखना. ठीक है, he needs to create the network outside the organization also. तो उसे यह सब चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं. he has to deal all these things also. तो लाइसेंस के रूल में क्या है कि जैसे मेल्स हैंडल करना आउटसाइडर कंपनीज के जिनसे हमें कॉन्ट्रैक्ट हो, जिनसे फ्यूचर में हमें बिजनेस करना है, और बाहर किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो कि हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग अदर कंपनीज, रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग new services, regarding new policies or the change that can be implemented. So ये हो सकता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन और फेवर प्रोवाइड करना, और बाकी कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करके रखना आउटसाइड द कंपनी सो दैट इट कैन प्रोवाइड द मोर बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर द इंटरपर्सनल रोल दैट वी हैव स्टडीड. सो तीन रोल हमने समझे. फिगर हेड का रोल, इसको अगर यही आपके पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें तीन रोल हैं. ठीक है, फर्स्ट फिगर हेड, आप इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरह सकते हैं. सेकंड लीडर, थर्ड लाइसेंस. नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल रोल. इंफॉर्मेशनल रोल में भी उसके तीन रोल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. सो इन इंफॉर्मेशनल रोल वी कैन सी फर्स्ट आई विल लिस्ट द थ्री रोल्स. फर्स्ट इज मॉनिटरिंग,
second disseminator, third spokesperson. Okay, let's discuss the one by one. Information role में he plays the three roles naming monitor, disseminator, spokesperson. Okay, these three roles he played under the informational role. So as monitor, he do what? He read various reports and receive information and a center of information की तरह काम करता है, ठीक है. यहाँ पे वो it provides variety of information and understand करता है organization के environment को, ठीक. emerge करता है एक nerve की तरह external और internal पर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अगर हो तो ओवरऑल किसके पास होनी चाहिए? मैनेजर के पास होनी चाहिए. ही नीड्स टू एक्ट एज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है, that provides variety of information regarding internal, regarding external. He needs to maintain all the, he needs to, for that he needs to monitor everything very carefully, whether it's internal tasks, whether something happening is outside the organization. So the next is disseminator. Under disseminator he provides information जहाँ ज़रूरत होती है. Now he provide the required. अब उसने डेटाबेस तो तैयार कर लिया कि हाँ उसके पास ये इन्फॉर्मेशन, उसे अपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी चाहिए रिगार्डिंग इंटरनल फंक्शनिंग और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी है बाहर के कॉन्टैक्ट है, जो भी बाहर की डीलिंग्स है, उसके बारे में डेटा रिकॉर्ड रखना. डिसएमिनेटर की तरफ से ये रोल प्ले करना है कि उसे रिक्वायर्ड पर्सन को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है टाइमली उसे प्रोवाइड करना. जैसे मीटिंग्स होती हैं तो उससे कुछ ऑब्वियसली बात है एक्सपेक्टेड होगा मैनेजर्स की दैट ही प्रोवाइड द डेटा रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिगार्डिंग द आउटसाइड, रिगार्डिंग अदर कंपनी पॉलिसी, कॉम्पिटिशन लेवल. सो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होता है कि मैनेजर मेंटेन करके रखेगा, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है कि मैनेजर मेंटेन करके रखे. तो एज अ डिससेमिनेटर्स he needs to provide all the information to the required person and the required information. ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? इंटरनल फोर्स के रिगार्डिंग, और चाहे आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके रखेगा एज ए मॉनिटर, देन उसे को अपने उसको ऐसे प्रोवाइड करनी है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होती है उसे वहाँ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. Okay, next is spokesperson. Third is spokesperson. As spokesperson he holds the as spokesperson he holds the board meeting, ठीक है. He sometimes talk on the behalf of organization and sometimes he talk on the behalf of his employees also, ठीक है. He depicts the organization policies, plans to the outsider and employees के भी जो requirements होती है, जो needs होती हैं, वो जाके बताना किसी और टॉप मैनेजमेंट को. सो ही एक्ट एज अ स्पोक पर्सन ऑल्सो. तो इसका नेक्स्ट रोल क्या है? ही एक्ट एज अ स्पोक पर्सन. नेक्स्ट आपका है डिसीजनल रोल. डिसीजनल रोल के अकॉर्डिंग टू मिनट्स वर्क अ मैनेजर परफॉर्म्स 4 डिसीजनल रोल. तो पहले हम 4 डिसीजनल रोल लिख लेते हैं. The first decision is entrepreneur. He play the role of entrepreneur. Second, disturbance handler. Next, resource allocator. Next, negotiator. So this is what is decision role. Decision role में 4 रोल प्ले करता है. फर्स्ट एज अ एंटरप्रेन्योर, सेकंड डिस्टर्बेंस हैंडलर, नेक्स्ट रिसोर्स एलोकेटर एंड देन नेक्स्ट नेगोशिएटर की तरह, ठीक है. सो एंटरप्रेन्योर ही होल्ड्स अप, he holding strategy, new strategy to develop new ideas for the business, new programs, how to
improve the projects, how to bring the new initiative, new projects, so new projects पे काम करना. So he plays as an entrepreneur also. Time to time नए ideas लेके आना, नए projects के ideas लेकर आना, ठीक है, new innovative ideas लेकर आना, initiative लेना. So he act as entrepreneur. This is the role how he play the entrepreneur का role. क्योंकि entrepreneur क्या करता है? Entrepreneur आपका एक नया business idea लेकर आता है, वो person उस idea को execute करता है. तो as a इंटरवेन्योर भी मैनेजर को काम करना पड़ता है, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन में नए आइडियाज़ लेके आने पड़ता है, नया प्रोजेक्ट लेके आना पड़ता है, एंड देन उसे प्लान और एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है. ठीक. नेक्स्ट है कि डिस्टर्बेंस हैंडलर. दिस मैनेजर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक करेक्टिव एक्शंस ऑल्सो. किसके रिगार्डिंग? व्हेनेवर सम अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड, जैसे स्ट्राइक हो गई, या एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हैं, या सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिगड़ गया, या वर्क हैम्पर कर रहा है. So these are the situation that he also needs to handle. ठीक है. So he also a disturbance handler. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होते he needs to handle that also. Next thing, he is also work as a resource allocator. Manager is solely responsible for the allocation of the organization resource. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स होते हैं उसे एलोकेट करने का काम किसका होता है? मैनेजर्स का होता है. ठीक है. बाय मेकिंग और अप्रूविंग ऑल सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन. तो यहाँ पे वो नीड्स देखता है डिपार्टमेंट्स की, अपने हर एक एम्प्लॉय की, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज होते हैं उसे असाइन करता है टू डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सके. लास्ट इज नेगोशिएटर. ही ऑल्सो वर्क एज ए मेजर नेगोशिएटर होता है. मतलब जहाँ भी कुछ कंपनी को प्रोजेक्ट दिलाने की बात आए, या डीलिंग्स में इंटरफेयर करने की बात आए, डीलिंग्स प्रोवाइड करने की बात आए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में से शामिल होना है, सो ही एक्ट एज ए नेगोशिएटर ऑल्सो. वहाँ पे नेगोशिएटर का काम कौन करता है? मैनेजर करता है. तो ही ऑल्सो एक्ट एज अ नेगोशिएटर. आप कह सकते हैं कि वह नेगोशिएशन में जहाँ भी कोई भी काम आएगा वो मैनेजर ही करेगा, कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, एंड जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे समटाइम्स आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तो कुछ उनकी चीज़ें माननी पड़ती हैं, कुछ अपनी चीज़ें बनवानी पड़ती हैं. यू हैव मच सीन इन द टेलीविजन ऑल्सो. सो बार्गेन करने पड़ते हैं, डिस्कशंस करने पड़ते हैं, राउंड ऑफ डिस्कशंस करते हैं. तो ये सब कौन करेगा? ये मैनेजर का काम है कि नेगोशिएटर की तरह वो जाए और इन सब चीज़ों को बस करे. ओके. सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आज हम देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द टुडेज लेक्चर्स. सो दिस वी विल डिस्कस टुमारो कि इन 10 रोल में से उसके मेन रोल क्या क्रिएट होके आते हैं. जैसे ही ऑल्सो प्लस he also can act as a leader, coordinator, और he delegate the authority. अभी हमने पढ़ा कैसे वो लीडर की तरह एक्ट करता है, कोऑर्डिनेट कैसे करता है. वो he needs to bring out the coordination between the employees और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में भी. he also delegate the responsibility, he assign the responsibility, roles, and delegate the work to the other employees also. So manager encourage the subordinates to take the responsibility of certain project or certain department, certain project or certain work. Okay. Next day, he is also act as a decision maker. As we have seen that he also plays the role of negotiator, and he sometimes have to take many decisions also. So he is also acting as a decision maker. Next is human relation practitioner. He also acts as a human relation practitioner. Employees के बीच में जो भी problems होती हैं उनको sort out करना. अगर employee एक दूसरे से बहुत झगड़ रहे हैं, disputes हो रहे हैं, तो उस dispute को sort out करना. Okay. Next, as a spokesperson, we have talked about this कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक पर्सन की तरह बात करता है. ठीक है. ओके. सो लेट्स डिस्कस द असाइनमेंट क्वेश्चंस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्राइमरी refers to what? How activities are coordinated and controlled, how resources are allocated, the location of departments. So the appropriate option that I can see is option A. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्राइमरी रिफर करता है कैसे एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. द फादर इज फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर. ओके.
Next is organization behavior is a field of study backed by a body of associated with the growing culture for people at workplace. Okay, so ये आपकी थ्योरी रिसर्च एप्लीकेशन हमने एक जगह पढ़ा था कि इट यूज थ्योरी ऑल्सो रिसर्च ऑल्सो एंड एप्लीकेशन तीनों चीज़ों का यूज़ करता है सो sorry for the disturbance. सो हमने देखा था कि तीनों चीज़ों के लिए यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टू for the welfare of the employees at the workplace. तो theory, research, application तीनों तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन will be D. It uses both three things. Next, factors affecting organization behavior, people, environment, technology. Obviously, all of the above factors that affect the organization behavior. It's all of the above. In present context, challenges for OBR, employee expectation, work diversity, globalization. All. Okay. So these are the questions that are expected from the today's lecture. So that's all for today's lecture. Thank you, class.